नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करिए बालेंदु प्रियदर्शन का। बातचीत के दौरान मेरे कुछ मित्रों ने, मेरे सहकर्मियों ने, मेरे साथ जुड़े लोगों ने कहा कि कभी कोई वीडियो बनाइए इंजंक्शन पर। आखिर ये इंजंक्शन होता क्या है? तो हाजिर हैं इंजंक्शन पर एक बहुत छोटे से समय अंतराल को लेकर बनाए गए इस वीडियो के साथ। इंजंक्शन, इसका शाब्दिक अर्थ कानूनी भाषा में अगर समझें तो व्यादेश होता है। इसे निषेधाज्ञा भी कहा जाता है, इसे समादेश भी कहा जाता है। इसे सिविल मामलों में कोर्ट के द्वारा एक खास चरण पर आदेशित किया जाता है। आखिर इंजंक्शन की व्यवस्था किस कानून में दी गई है? मोटे तौर पर सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे सीपीसी कहते हैं, उसके आदेश 39 नियम 1-2 में इंजंक्शन के विषय में कहा गया है। साथ ही साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के धारा 36 से लेकर धारा 42 तक इसकी चर्चा की जाती है। इसके अलावे सीपीसी के धारा 95 में भी इसकी चर्चा की जाती है। इंजंक्शन के बारे में मोटे तौर पर कहना है कि इट इज़ ए इक्विटेबल रेमेडी। ये एक साम्यता से जुड़ा हुआ उपचार है, which is a judicial process that compels a party to the suit to refrain from doing or to do a particular act or a thing in connection with the suit। मोटे तौर पर हिंदी में निषेधाज्ञा के द्वारा कोर्ट या कोर्ट के हाकिम, वो मुंसिफ साहब हों, वो सब जज साहब हों, या ऊपर के न्यायिक पदाधिकारी गण हों, वो किसी भी दीवानी मामले में, देखिए, जब भी इंजंक्शन की बात होगी तो मामला सिविल डिस्प्यूट से जुड़ा होगा, किसी संपत्ति को लेकर होगा। क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल ट्रायल में इंजंक्शन की व्यवस्था नहीं दी गई है। अब आते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें इंजंक्शन कोर्ट के समक्ष मांगी जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सूट में, किसी भी दीवानी मुकदमे में कम से कम 2 पक्षकार होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इंजंक्शन के लिए जब कोई भी पक्षकार शपथ पत्र देकर या दूसरे तरीके से यह प्रमाणित करता है या माननीय न्यायालय के समक्ष ये परिस्थिति रखता है कि विवादग्रस्त संपत्ति जिस पर कोर्ट का निर्णय आना अभी शेष है, उसको कोई एक पक्षकार नष्ट करना चाह रहा है या उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, उसको बेचना चाह रहा है, उसे अंतरित कर सकता है, या किसी पक्षकार द्वारा उस संपत्ति को नुकसान किए जाने का या अंतरित किए जाने का खतरा है। दूसरी परिस्थिति है कि कोई भी प्रतिवादी कोई ऋणदाता के साथ कपट करने के लिए, अर्थात कि कोई भी डिफेंडेंट अपने क्रेडिटर के साथ फ्रॉड करने के लिए जो सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है उसे हटाने का या व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा इंटेंशन रखता है। ये 2 परिस्थितियां हुई। और तीसरा है कि प्रतिवादी जब वादी को, अर्थात द्वितीय पक्ष जब प्रथम पक्ष को वादग्रस्त संपत्ति से बेकब्जा करने की बात कहता हो या अन्यथा धमकी देता हो कि हम इस संपत्ति को नष्ट कर देंगे, तो ये 3 परिस्थितियों में कोई भी पक्षकार माननीय न्यायालय के समक्ष एक पिटीशन आदेश 39 ऑर्डर 39 रूल 1-2 में दायर कर सकता है और माननीय न्यायालय से ये प्रार्थना कर सकता है कि जब तक इस मुकदमे को लेकर
अंतिम निर्णय और डिक्री न आ जाए, न पारित कर दी जाए माननीय न्यायालय के द्वारा, तब तक संपत्ति को इंजंक्ट किया जाए, अर्थात उसे बिकने से रोका जाए, उसे उसमें कोई भौतिक परिवर्तन करने से रोका जाए, या जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में वो आदेश मांग सकता है जिससे कि संपत्ति सुरक्षित रह सके। अब सवाल उठता है कि ऐसी कौन कौन सी जो इंजंक्शन व्यक्ति चाह रहा है, जो पक्षकार इंजंक्शन चाह रहा है, उसे माननीय न्यायालय में क्या प्रूफ करना पड़ेगा। पहली बात जो उसे प्रूफ करनी पड़ेगी कि मामला की प्रथम दृष्टया वैधता है कि नहीं, अर्थात जो इंजंक्शन चाह रहा है, जो इंजंक्शन का पिटीशन दे रहा है, उसे ये बताना होगा कि प्राइमा फेसाई केस उसके पक्ष में है या नहीं। दूसरा, सुविधा का संतुलन, जिसे हम बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं। और तीसरा ये कि यदि उसके इस इंजंक्शन के उपचार हेतु दिए गए आवेदन पर अगर इंजंक्शन नहीं मिला तो उसे अपूर्णीय क्षति हो सकती है। ही में सस्टेन इर्रिपरेबल लॉस विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड अदरवाइज। ये 3 चीज़ों को प्रमाणित करने के बाद इंजंक्शन माननीय न्यायालय दूसरे पक्षकार को सुनकर समुचित आदेश देकर पारित कर सकता है। धन्यवाद।